हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान। पहला चैप्टर आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। सेकंड चैप्टर में अम्ल क्षार तथा लवण में आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो कि आपको कल डाल दिया था हमने, ये सेकेंड लेक्चर है, इसमें आप पढ़ेंगे। कल पढ़ा था आपने अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, उनके भौतिक अथवा समान गुण के बारे में, कुछ रासायनिक गुण के बारे में डिस्कस किया था। क्षार की परिभाषा हो गई थी, क्षार के समान गुण हो गए थे और अम्ल और क्षार में अंतर हो गए थे। अब जो बात करेंगे वो अभी जो रासायनिक गुण चल रहे थे किसके, अम्ल के, उसकी बात करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाएं और पहले वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे ये क्या होगा, उनको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल देखो आप लोगों ने पढ़ा था कि अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करते हैं। और क्या पढ़ा था, अम्लों की धातु कार्बोनेटों से क्रिया, कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे किसकी, धातु की हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया। तो अभी कल पढ़ा था धातुओं से क्रिया अम्ल की और धातु कार्बोनेटों से क्रिया। आज पढ़ेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया। तो थर्ड पॉइंट है रासायनिक गुणधर्म में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया, अभिक्रिया। इसकी बात करते हैं। देखो इसके साथ अभिक्रिया करके धातु जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया करता है तो क्या करता है, लवण बनाता है और क्या करता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। जैसे आपका सेम कार्बोनेटों से था, धातु कार्बोनेटों से क्रिया था, सेम उसी तरीके क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों की है। धातु कार्बोनेटों से जब क्रिया कर रहा था तो क्या कर रहा था, लवण बना रहा था, जल बना रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर रहा था। सेम उसी प्रकार होगा, क्या करेगा, जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। तो लिखेंगे इसमें अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है या देता है तथा हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, गैस मुक्त करता है। यदि आप इसका फार्मूला बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार बनेगा, कैसे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ये किसके साथ मिक्स होगा, अम्ल के साथ, और अम्ल के साथ मिक्स होके क्या बनाएगा, लवण, लिखा है ना, लवण बनाता है, जल बनाता है, तो लवण बनेगा प्लस जल बनेगा और क्या बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी, मुक्त होगी। इस प्रकार बनेगा इसको। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहला, जैसे इसने क्या किया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से क्रिया किया। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मतलब Na, हाइड्रो मतलब H और कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया, CO3। इसकी क्रिया किससे कराई, अम्ल से। अम्ल हमने ले लिया क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आप सभी को पता है कि जब ये इससे क्रिया करता है तो क्या बनता है, एक तो आपका ये जल तो बनेगा H2O, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी।
ये भी आपका निकलेगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो बनेगा आपका वो कितना बनेगा, ये देखो H आपका बाहर हो गया, H एक ये एक ही है, दो ये आ गए। ऑक्सीजन आपका दो ये, दो एक तीन ये हैं, दो और एक तीन ये हो गए। तो इसमें ये CO3 बार हो गया है, Cl बार H बार हो गया है, ये बचा Cl, ये बचा Na, तो बचेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका निर्माण हो जाएगा। फिर से समझिए, ये था क्या, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। ये क्या है, जल। और ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया। तो हुआ क्या कि ये CO3 गया, CO2 और एक ये 3, हाइड्रोजन एक और एक दो चले गए, तो ये पूरा इससे हट गया, ये Cl H हट गया, इसमें बचा Cl, इसमें बचा Na। तो Na और Cl ने अब क्रिया करके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, लवण है। ठीक, ये हो गई किसकी, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया की बात। इसी के बाद इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। इसको नोट कीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक के नोट कर लेना। इसको हम रब किए दे रहे हैं। फोर्थ में बात करते हैं, इसमें क्या करेंगे, धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो क्या करेंगे आपकी धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया, किसकी, अम्ल की, इसकी अब क्रिया कर रहे हैं। तो जब धात्विक ऑक्साइडों से आप क्रिया करेंगे तो जैसे इसमें क्या बनता है, इसमें जल बनेगा और किसका, लवण बनेगा। क्या होगा, जब कोई धात्विक ऑक्साइड किसी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या क्या बनेगा, लवण तथा जल बनते हैं। तो लिखेंगे अम्ल किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया द्वारा लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल या तथा जल बनाते हैं। मतलब जब क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा, अम्ल के साथ, क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। क्लियर। इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं एक दो। जैसे पहला एग्जाम्पल दे रहा है, पहले में क्या किया, कॉपर ऑक्साइड हमने ले लिया। कॉपर क्या होती है, धातु, Cu, और इसके साथ ऑक्साइड मिला दिया तो क्या हो गया, धात्विक ऑक्साइड, धातु के साथ ऑक्सीजन है। इसकी हमने किससे क्रिया कर दी, अम्ल से, HCl से, इससे हम क्रिया कर दी। आपको पता है क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा, जल बनेगा, तो जल को निकाल दो, H2O हो गया जल। ठीक है, और लवण क्या बना, CuCl, कॉपर क्लोराइड, ये क्या बन गया, लवण, ये हो गया, ये हो गया कॉपर क्लोराइड।
तो 2 का इसमें 2 का इसमें इक्वल हो गया। क्लोरीन 2 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, कॉपर 1 कॉपर 1। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर? ये क्या है आपका? पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। ये क्या है? कॉपर क्लोराइड। कॉपर और क्लोरीन है तो क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड, जिसको लवण बोलते हैं। और ये है जल। अभी आगे आपको ये पढ़ने को मिलेगा लवण की डिटेल, लवण क्या होता है, साल्ट। क्लियर? ये किसकी क्रिया हो गई? कॉपर क्लोराइड से। इसी के बाद इसके एक और एग्जांपल की बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम क्या होती है? धातु। ऑक्साइड ले लिया मतलब धातु एक ऑक्साइड हो गया। इसकी किससे क्रिया कराई हमने? वही HCl से, HCl से क्रिया कराया। जब HCl से इसकी क्रिया कराई तो क्या होगा? एक तो बनता है आपका जल मुक्त होगा तो H2O, जल बनेगा। और क्या बनेगा? और बनता है क्या? लवण बनता है तो ये क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2, ये बनेगा। इसमें क्या करें? बैलेंस देखते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए आप देख रहे हैं क्या है? इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 1 है, इसमें क्लोरीन 2 है, इसमें क्लोरीन 2 है, 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है? पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथ साथ बच्चों आप लोग फेयर जरूर बनाते रहना, हाइड्रो नोट्स कंप्लीट करते रहना, जिससे आपको क्या, और रिवीजन में बार बार ये वीडियो ना देखने पड़े, आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? पता है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या है? जल। कैल्शियम क्लोराइड और जल, ये हो गया। बात समझे? तो क्या होता है, आपने पढ़ा कि जब धात्विक ऑक्साइड किसी जल से, किसी अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका समीकरण, नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं अम्ल की क्षारकता की, कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है। हेडिंग डालेंगे अम्ल की क्षारकता। अगली जो आपकी हेडिंग है वो क्या है बच्चों? अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या होती है? देखो, अम्ल की क्षारकता को समझने के लिए ध्यान से समझना बहुत इजी है, अम्ल की क्षारकता निकालना। जैसे कुछ अम्ल लेते हैं हम लोग, कुछ अम्ल के उदाहरण लेते हैं। अम्ल के उदाहरण में यदि हम लोग ले HCl, HCl क्या होता है? अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पता है आपको। HNO3 पता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। CH3COOH, CH3COOH कौन सा? एस्टिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH कौन सा है? एस्टिक अम्ल। और बात करें, जैसे आपने पढ़ा है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 पढ़ा है, क्लियर। जैसे होता है H2CO3, H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। अगला हो गया H3PO4, यह हो गया आपका। अब देखो, इसमें बात करें, इसमें हाइड्रोजन कितना? 1, इसमें हाइड्रोजन कितना? 1, इसमें हाइड्रोजन कितना? 1 अलग से। इसमें हाइड्रोजन कितने? 2, इसमें हाइड्रोजन कितने? 2, इसमें हाइड्रोजन कितने? 3। तो इसकी जो क्षारकता होगी, इतने की क्षारकता बराबर हो जाएगी 1। इनकी क्षारकता निकालेंगे, की क्षारकता
बराबर हो जाएगा 2। इतने की क्षारकता निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 3। मतलब अम्ल में उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है, समझ रहे हैं, अम्ल के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, अम्ल के एक एक अणु लेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु, नाइट्रिक अम्ल का एक अणु, एसिटिक अम्ल का एक अणु, तो अम्ल के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। इनमें एक एक हाइड्रोजन परमाणु है, एक हो गई क्षारकता। इसमें दो दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, विस्थापनी मतलब जिनको विस्थापित किया जा सके वो वाले, समझ रहे हैं, ये नहीं लेंगे। तो H2 इसमें 2 हो गए, 2 हो गया, इसमें 3 है, 3 हो गया। तो क्या हो गया, अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, विस्थापनी मतलब जिनको विस्थापित किया जाता है, अलग किया जाता है, क्रिया करते हैं, पता है HCl से H हटता है। अभी आपने किया था धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया किया था, धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेटों से क्रिया, धात्विक कार्बोनेटों से क्रिया पढ़ा था, तो क्या हट रहा था, ये हाइड्रोजन हट रहा था, तो ये विस्थापित हो रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, विस्थापित हो रहा था। तो अम्ल की क्या होगी परिभाषा, अम्ल के एक परमाणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, अम्ल की क्षारकता कहलाती है। क्या लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा में लिखेंगे अम्ल के एक अणु में उपस्थित, अम्ल के एक अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणुओं के, हाइड्रोजन परमाणुओं के अणुओं की परमाणुओं की संख्या में उपस्थित विस्थापनीय, विस्थापनीय मतलब जो स्थान बदलते हैं, या एक के स्थान पर कोई दूसरा आता है। जब हाइड्रोजन धात्विक कार्बोनेटों से क्रिया किया था या धात्विक ऑक्साइडों से, तो कॉपर ने इसका स्थान लिया था, तभी तो आया था Cu या Cl2, कॉपर क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। तो विस्थापनी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है, अम्ल की क्षारकता कहलाती है, कहलाती है। ये हो गई अम्ल की क्षारकता की बात। बात करते हैं इसके उदाहरण की। कि उदाहरण क्या होता है, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो अम्लों के उदाहरण की बात करें तो अम्लों के उदाहरण में हमने बहुत बता दिए, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन अलग से अगर लिखना चाहो तो अगली हेडिंग डाल लो अम्लों के उदाहरण। स्टार्टिंग में नहीं बताया था, अब बता दें, अम्लों के उदाहरण। देखो अम्लों के उदाहरण में आपको काफ़ी तो ऊपर दिख ही रहे हैं, HCl, क्या होगा, जैसे अम्लों के एग्जाम्पल में बात करें तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl, क्लियर। इसके बाद बात करें क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, या इसको लिख लो नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कौन सा है, HNO3। फिर क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या है, CH3COOH, ये हो गए एसिटिक अम्ल। इसके बाद बात करें कि इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल,
सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, ये होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर। इसके बाद बात करें किसकी? H2CO3। H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल क्या है? H2CO3। इसके बाद बात करें H3PO4, ये क्या है? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल क्या दिख रहा है? H3PO4, अणुसूत्र ये हो गया फास्फोरिक अम्ल। क्लियर। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, H2SO3, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। सल्फ्यूरस अम्ल, SO3। अब देखो समझना, सल्फ्यूरिक अम्ल में यहाँ क्या है? SO4। यहाँ पे क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल में क्या है? यहाँ पे O3 है। बस इतना याद रखना है। इसी प्रकार कई होते हैं, ये हो गए इत्यादि। तो अम्ल की क्षारकता क्या होती है? अम्ल के एक अणु में, ध्यान समझना और याद करना है बिल्कुल ध्यान से, अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। समझना, हाइड्रोजन की नहीं, विस्थापनीय हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन 3 और 1 4 थे। हमें कौन सी? विस्थापनीय हाइड्रोजन। तो अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उसकी अम्ल की क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। क्लियर। अब बात हुई उदाहरण की, तो आपको उदाहरण बता दिया, इसमें कितनी है क्षारकता? इतनी है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2CO3, ये कौन सा है? कार्बोनिक अम्ल, इसकी क्षारकता कितनी? 2। ये क्या है? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल की जो क्षारकता होती है वो कितनी होती है? 3, H2H3PO4। तो ये हो गए। और अम्लों के उदाहरण की बात की तो ये हो गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पढ़ते आए एस्टिक अम्ल, पीछे बता चुके थे। सल्फ्यूरिक अम्ल कई बार एग्जाम्पल में मिला है। कार्बोनिक अम्ल H2CO3, यह भी आपको मिला था। फास्फोरिक अम्ल H2PO4, और फिर क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक में SO4, सल्फ्यूरस में SO3। नोट कीजिए बच्चों। इसको नोट करने के बाद हेडिंग डालेंगे अम्लों के उपयोग की। जो नेक्स्ट बच्चों हेडिंग डालेंगे वो आपकी क्या होगी? अम्लों के उपयोग। और इसी के साथ अम्ल टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपका छाड़ चलने लगेगा। तो क्या हेडिंग डालेंगे? अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग। इसमें देखो बात करें तो जो जैसे HCl होता है, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3, और कौन सा हो गया? और आपका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। इनका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में करते हैं। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉमा, और क्या पड़ा है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? HCl। फिर नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या हो गया? HNO3, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। इन तीनों का उपयोग प्रयोगशाला में किसके रूप में करते हैं? अभिक्रमक के रूप में करते हैं। तीनों का उपयोग प्रयोगशाला में किसके रूप में करते हैं? प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में करते हैं। अभिक्रमक के रूप में करते हैं। ये बात हो गई।
इसकी बात करें इनके अलग अलग उपयोग की, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग। पहले का डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl का उपयोग। तो ये तो आपको पता चली गया कि इसका किस में करते हैं। एक तो प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में करते हैं, और किस में करते हैं ये समझते हैं। तो देखो, पहला, विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। किसमें? विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में। तो नंबर 1 में लिखेंगे विभिन्न प्रकार के क्लोराइड, और विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में, तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। और इनका किस में किया जाता है? तो देखो, जब लोहे में कलई की जाती है, लोहे में पेंट किया जाता है, कलई की जाती है, तो कलई से पहले सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। सतह को, लोहे की सतह को कलई करने से पूर्व साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो कलई करने से पूर्व लोहे की सतह को साफ करने में, लोहे की सतह को साफ करने में, सतह को साफ करने में किया जाता है। इसकी बात करें थर्ड नंबर की, और कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? तो वस्त्र उद्योग में, कपड़ों में रंग करने में, कपड़ों की रंगाई में। वस्त्र उद्योग में, जो वस्त्र उद्योग होते हैं, कपड़े के जो उद्योग होते हैं, वस्त्र उद्योगों में कपड़े की रंगाई करने में, कपड़े की रंगाई करने में, कपड़े की रंगाई करने में इसका किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 प्रमुख उपयोग है। कौन कौन से? नंबर 1 प्रयोग किसमें? विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में। याद कीजिए, रिपीट कीजिए, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नंबर 1 उपयोग क्या है? विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में, विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में। नंबर 2, दूसरा क्या है? कि कलई करने से पूर्व लोहे की सतह को साफ करने में, लोहे की सतह की सफाई करने में, या लोहे की सतह को साफ करने में। नंबर 1, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पहला प्रयोग क्या है? पहले प्रयोग है कि विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में। नंबर 2, रिपीट करेंगे साथ में, क्या होता है? कलई करने से पूर्व लोहे की सतह को साफ करने में। और नंबर 3 नंबर में बात करें तो क्या होगा? 3 नंबर में? वस्त्र उद्योगों में कपड़ों की रंगाई करने में। तो ये तीनों हो गए किसके? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग। इसके बाद बात करते हैं किसकी? नाइट्रिक अम्लों के उपयोग की। नाइट्रिक अम्लों के उपयोग, तो सेकेंड डालेंगे हेडिंग नाइट्रिक अम्लों के उपयोग। क्या पता है इसका क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक अम्लों के उपयोग की बात करें तो इसके भी प्रमुख 3 उपयोग हैं। नंबर 1, सोने तथा चांदी का शोधन करने में, सोने तथा चांदी का शोधन करने में इसका किया जाता है। नंबर 2, जो उर्वरक होते हैं, विस्फोटक होते हैं, रंग तथा औषधियों के निर्माण में। उर्वरक जानते हैं, जैसे खाद। विस्फोटक जानते हैं आप लोग, विस्फोटक, ठीक है। और किसमें? रंग में, रंग तथा औषधि निर्माण में,
किसके? औषधियों के निर्माण में। निर्माण में किया जाता है। पहला उपयोग सोने तथा चांदी का शोधन करने में। नंबर 2 उर्वरक, विस्फोटक, रंग तथा किसमें? औषधियों के निर्माण में। ठीक है, इनके क्या किया जाता है? इनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, औषधियों के निर्माण में। इसके बाद इसका लास्ट लिखे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर इससे क्या बनाया जाता है? अम्लराज बनाया जाता है। हाइड्रो आ रहा है स्क्रीन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर अम्लराज बनाने में। अम्लराज बनाने में किया था। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 प्रयोग से। नंबर 1 कौन सा था? विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में। नंबर 2 क्या था? कलई करने से पूर्व लोहे की सतह को साफ करने में। नंबर 3 क्या था? वस्त्र उद्योगों में वस्त्रों की रंगाई या कपड़ों की रंगाई में। नाइट्रिक अम्लों के उपयोग क्या थे? सोने तथा चांदी के शोधन करने में। नंबर 2 क्या था? उर्वरक, विस्फोटक, रंग तथा विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर क्या करते हैं? अम्लराज का निर्माण करते हैं। इनको नोट कर दीजिए, ये अम्लों के उपयोग हम ये वाली लाइन रब कर रहे हैं। और अब बचा आपका क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग तीसरा। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग पहला देखो, पहले में बात करें तो क्या होता है? लेड बैक्टीरिया से विद्युत अपघट्ट के रूप में। लेड बैक्टीरियो में, लेड किसमें? बैक्टीरिया में विद्युत अपघट्टों के रूप में। जो बैटरी होती है, बैटरी में तेजाब एसिड भरी होती है, जो पानी भरा होता है, वो क्या होता है? उसी को बोलते हैं लेड। जो बैटरियां होती हैं, लेड बैटरियों में विद्युत अपघट्टों के रूप में। बैक्टीरिया नहीं, बैटरियों में विद्युत अपघट्टों के रूप में। जो बैटरी होती है उनमें जो जल भरा होता है, पानी भरा होता है या एसिड भरा होता है, वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है लेड बैटरियों में। पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, पेट्रोलियम जो उद्योग होते हैं, उद्योग में शोधन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए। और सी नंबर की बात करें तो आता है उर्वरक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, वॉशिंग पाउडर बनाने में। उर्वरक बनाने में, ठीक है, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे व किसको बनाने में? वॉशिंग पाउडर बनाने में। वॉशिंग पाउडर, तो ये हो गया क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के। आपके सिलेबस बस इतना ही है, यदि से रिलेटेड आएगा उपयोग अगर आएंगे और नहीं आएगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट से ज़रूर करें, अन्य दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार बने रहे, आपको केमिस्ट्री ईजी लगने लगेगी जैसे आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया गया। फिजिक्स के लेक्चर आपको पूरी फिजिक्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कुमार मित्तल, बालाजी पब्लिकेशन की बुक
दोनों की बुक से हमने न्यूमेरिकल करा है। यदि किसी बच्चों को वीडियो ढूंढने में दिक्कत है तो कमेंट्स करके हमें बता दें, हम लिंक उसके कमेंट्स में शेयर कर देंगे, जिससे वो लोग फिजिक्स का भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो लगातार बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। यदि आपका सपोर्ट निरंतर बना रहा तो हम जल्द इस फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद मैथ चालू कर देंगे और साइंस के अनसॉल्व चालू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।